मेरा नाम किशन है। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ था। अपने स्कूल में सबसे तेज़ था और फर्स्ट क्लास से पास होता था। लेकिन अपनी ज़िंदगी के इम्तिहान में मैं फेल हो गया था। कहने को तो मेरी शादी मालिक की बेटी से हुई थी। मैं उनके यहाँ नौकरी करता था और मालिक ने अपनी ही बेटी से मेरी शादी करवा दी। मैं अपनी ही मालकिन का पति था, लेकिन मैं कहने को पति था, क्योंकि मालकिन मुझे अपने आसपास भी फटकने नहीं देती थी। जब भी मुझे अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने का मन करता तो मैं अपनी पत्नी के करीब जाता, उससे प्यार करने की कोशिश करता, लेकिन मेरी पत्नी मुझे धुतकार कर भगा देती और वह मुझे मेरी औकात याद दिला दिया करती थी। वह कहती थी कि तुम मेरे बाप का दामाद हो, तुम मेरे पति नहीं हो। याद रखना, तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक नौकर हो, तुम मेरे पति कभी भी नहीं बन सकते। मेरे लिए तुम एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं हो। वह ऐसा कहती थी तो मेरा दिल बहुत जलता था। शाम को मेरी पत्नी नॉवेल पढ़ा करती थी। आज मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वह लाल रंग की नाइटी पहनकर शाम को जब वह नॉवेल पढ़ रही थी तो उसने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं उसके पास गया। वो कहने लगी कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं किचन में गया और अपनी पत्नी के लिए एक गिलास पानी भर कर ले आया। आज मुझे मेरी पत्नी लाल रंग की नाइटी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। मेरा मन उसे गले लगाने को कर रहा था, उसके साथ कुछ करने को दिल चाह रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मैं मेरी पत्नी की नज़रों में सिर्फ एक नौकर था और नाम का पति था। लेकिन आज मेरा दिल बहुत बेचैन होता था। मैं उसके करीब गया तो मेरी पत्नी मुझे धक्के मारकर ज़मीन पर गिरा दी और वह कहने लगी, निकल जाओ मेरे कमरे से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में था। मेरा उस पर पूरा हक था, क्योंकि मेरी पत्नी थी। मैं ज़मीन से उठा और उसे खींच कर एक थप्पड़ मारा और उसे बेड पर पटक दिया। आज मैं खुद होश में नहीं था। मैंने अपनी पत्नी का दोनों हाथ और पैर रस्सी से बांधकर उसको उल्टा लिटा दिया और फिर मैंने उसके साथ वो किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ कभी नहीं करता। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा था और मेरे माँ बाप की शादी होने के कम से कम 10 साल बाद मैं अपने माँ बाप की गोद में आया था। मेरे माँ बाप ने कहीं कोई दरगाह, कहीं कोई ऐसा गुरुद्वारा और कहीं कोई ऐसा मंदिर नहीं छोड़ा जहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी एक संतान के लिए माथा न टेका हो। जहाँ कोई पीर फकीर के साथ कोई ओझा के पास या किसी संत के पास बता देता, वहीं मेरे माँ बाप झाड़ फूंक कराने चले जाते थे। लेकिन उनको पूरे 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जाकर के कहीं मैं हुआ था। मेरी पैदा होने पर मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पापा ने सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया था, क्योंकि मेरे पापा बहुत बड़े आदमी नहीं थे, वो एक कारखाने में मजदूर थे। मेरे पापा उस फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे। मैं स्कूल में बड़ा ही मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। मैं चाहता था कि पढ़ लिख कर कुछ बनूं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। मैं पढ़ाई बहुत मन लगा कर करता था। स्कूल में सारे टीचर भी मुझसे प्राउड फील करते थे, क्योंकि मैं स्कूल में अव्वल नंबर के से पास होता था। टीचर्स भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे मैं बड़ा होता चला गया। मैं 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। मेरे पापा अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। मैं अपने पापा के लिए काम करना चाहता था। मैं चाहता था कि अब पापा घर में आराम करें और मैं काम करूं और अपने पापा और माँ का सहारा बनूं। अब मैं स्कूल से काम की तलाश में निकलना शुरू कर दिया था। मैंने 2-4 कंपनियों में इंटरव्यू देना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी, किसी भी कंपनी में मुझे किसी ने नौकरी पर नहीं रखा। एक दिन मैं एक कंपनी में इंटरव्यू दे रहा था। मेरी फाइल को उलट पलट कर देखा गया, लेकिन उसने मेरी पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं दिया। मेरी जो डिग्री थी वो काम ही नहीं आई, बल्कि वहाँ पर तो उस नौकर के लिए मुझे रिश्वत देनी थी। नौकरी के लिए मुझसे एक सवाल नहीं किया गया कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि यह पूछा गया कि तुम इस नौकरी को पाने के लिए कितने रुपए दे सकते हो। मैं सोच में पड़ गया कि भला मैं एक गरीब लड़का नौकरी पाने के लिए रिश्वत कैसे दे सकता हूँ। मेरे पास तो इतने रुपए नहीं कि नौकरी को हासिल करने के लिए मैं उनको पैसे दे सकूँ। मैंने चुपचाप अपना फाइल उठाया और उस कंपनी से बाहर निकल पड़ा। जब मैं उस कंपनी से निकला तो तेज़ धूप मेरे सर पर मार रही थी। मुझे जोरों की प्यास लगी थी। एक दुकान पर गया, पानी का एक बोतल खरीदा
घूंट घूंट करके पानी पी लिया और पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ा। मैं घर आया और अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गया। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इन फाइलों को देखकर मुझे अपनी पढ़ाई पर भी गुस्सा आ रहा था कि इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा, इस डिग्री का क्या करूं मैं, जब मुझे इस पढ़ाई से, इस डिग्री से कोई काम ही नहीं मिल सकता है। तो मैं इन्हें सोचो। मैं डूबा हुआ था कि माँ मेरे कमरे में आई। वह कहने लगी, किशन बेटा परेशान नहीं होते हैं, देख लेना एक दिन तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान सब देख रहा है, तुम्हें एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। माँ मुझे तसल्ली देती थी। माँ का इतना भरोसा देखकर दूसरे दिन फिर से मैं नौकरी की तलाश में निकल गया। मैं उधर उधर घूमता रहा, एक कंपनी से दूसरी कंपनी काम की तलाश में, इस उम्मीद से चला जाता कि शायद मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। अब मैं थक गया था। मैं अपने बाबा के पास आया और कहने लगा, बाबा मुझे नहीं लगता किसी कंपनी में मुझे नौकरी मिलेगी। बाबा ने कहा, बेटा ऐसी हिम्मत नहीं हारते, तो हिम्मत से काम लो, देखना तुम्हें एक दिन नौकरी जरूर मिलेगा। बाबा तसल्ली दे देते, माँ भी भरोसा दे देती, लेकिन अब मैं पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका था। मेरे बाबा से साफ कह दिया कि नहीं बाबा, मैं किसी भी कंपनी में जाता हूँ तो वहाँ रिश्वत की बात होती है और मुझसे यह पूछा जाता है कि यहाँ पर किसको जानते हो, तुम्हारे यहाँ कोई पहचान वाला है तो बताओ, तुम कितने पैसे दे सकते हो इस नौकरी के लिए। बाबा आप ही बताओ, क्या नौकरी ऐसे मिलती है? मेरी पढ़ाई और मेरी डिग्री किसी काम की नहीं है? मेरे बाबा कहते, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी डिग्री जरूर काम आएगी, तुम हौसला रखो। लेकिन मैंने बाबा से कह दिया था कि बाबा अब मैं कारखाने में मजदूर का ही काम करूँगा, जो भी पैसे मिलेंगे उसी से गुजारा करूँगा, शायद है हमारी किस्मत में मजदूरी का काम ही लिखा है। यह कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। रात भर में करवटें बदलता रहा। कल सुबह हो गई पता ही नहीं चला। लगभग सुबह के 10 बजे के आसपास एक कंपनी ने मुझे कॉल आती है। मुझे वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मैं फ़ौरन तैयार होता हूँ और बिना नाश्ता किए भागता हूँ। इंटरव्यू के लिए चला जाता हूँ। देखता हूँ कि काफ़ी भीड़ होती है। वहाँ के चपरासी से जब मैंने पूछा कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था, तो उसने जवाब दिया, 2-3 लड़कों के बाद आपका नंबर है, जब आपका नंबर आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। मैं आराम से बैठ गया, अपनी फाइल को देखने लगा कि पता नहीं इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा जाएगा। तभी मेरा नंबर आता है। मैं फ़ौरन से अपना हुलिया ठीक किया और अंदर चला गया। जब अंदर गया तो देखता हूँ सामने की ही बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई होती है, जो बेहद खूबसूरत होती है, और उसके हाथ में जूस का गिलास होता है। वह घूंट घूंट करके पी रही थी और उसके बगल में ही लगभग 50 साल की उम्र का मर्द बैठा हुआ था। मैंने उस खूबसूरत लड़की को अपना फाइल दिया। उसने मेरे फाइल को उलट पलट कर देखा और उस फाइल को उसके बगल में जो मर्द था उसे दे दिया। मैंने सोचा था कि शायद ये दोनों मेरे इंटरव्यू के लिए हैं। उसने मेरा हाइट पूछा, कहा तुम्हारी हाइट क्या है? मैं चौंक गया। नौकरी के लिए हाइट पूछने की क्या ज़रूरत है? फिर भी मैंने बता दिया कि मेरी हाइट 8 फुट 2 इंच है, 6 फुट 2 इंच है। मैं काफ़ी लंबा चौड़ा कद का था। इस वक्त मेरी उम्र 21 साल की थी। खैर वो आदमी मुझे देखकर मुस्कुराता है, और वह जो बगल में खूबसूरत सी लड़की थी उसे तो कोई मतलब ही नहीं थी। वो तो जूस पीने में और मोबाइल में लगी हुई थी। मुझे बाहर भेज दिया गया और उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम बाहर जा सकते हो, तुम्हें फिर से बुलाया जाएगा, तुम बाहर जाकर इंतज़ार करो। मैं बाहर निकल कर फिर से बैठ गया और सोचने लगा कि पता नहीं क्या डिसीजन होगा, मुझे क्या जवाब मिलेगा। फिर कुछ देर बाद मुझे बुलाया जाता है और फिर वो आदमी जो था हाथ मिलाता है, मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है और मुझे कांग्रेस कहता है और कहता है कि तुम्हारी नौकरी पक्की है, कल से ज्वाइन कर लेना। मैं बहुत खुश था। मेरी को खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं कंपनी से बाहर निकला और सीधे मिठाई की दुकान पर गया और वहाँ से मिठाई लिया और अपने घर आ गया। मैं अपनी माँ और पापा दोनों को आवाज़ देने लगा, माँ बाबा। दोनों बाहर निकले। मैंने डब्बे से मिठाई निकाला और माँ बाबा को खिलाया। मैंने माँ पापा दोनों से कहा कि माँ पापा, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज मुझे नौकरी मिल गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी माँ भी बहुत खुश हो गई थी। पापा भी खुश से झूम उठे थे। मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे कल से ही कंपनी में ज्वाइन करना है। हमने साथ में मिलकर खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। आज मुझे खुशी से नींद ही नहीं आ रही थी, या नींद का ही असर। अलग ही किस्सा होता है, खुशी हो तो भी नहीं आती और गम हो तब भी करवटें बदलते बदलते रात गुजर जाती है। मेरी आँख कब लगी मुझे पता नहीं चला। सुबह हुई तो मैं जल्दी से फ्रेश हो गया और तैयार होने लगा। लेकिन यह क्या, आप जाने के लिए मेरे पास ना ही अच्छे जूते थे और ना ही मेरे पास अच्छे कपड़े थे। मैं फिर से मायूस हो गया कि मुझे ऐसी हालत में लोग कहेंगे तो क्या सोचेंगे। खैर मैंने अपना सर
झटका और यह सोचने लगा कि गरीब आदमी को भला क्या सोचना कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को तो कहना है, कहते रहे। मेरे पास जो भी कपड़ा था मैं उसे पहनकर तैयार हो गया। पापा मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा आज किसी तरह से काम चला लो, कल मेरे कारखाने से सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए अच्छे जूते और अच्छे 2 जोड़ी कपड़े ले आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं घर से ऑफिस के लिए निकला गया। मैं घर से 1 घंटा पहले निकल गया क्योंकि ऑफिस जाने के लिए मुझे बस पकड़ना था। मैं बस पकड़ा और कंपनी पहुंच गया। कंपनी के अंदर गया तो ऑफिस काफ़ी शानदार और काफ़ी बड़ा था। मैं आधे घंटे पहले ही आ चुका था। लोग धीरे धीरे जमा हो रहे थे और इतनी बड़ी हॉल थी कि इतने सारे स्टाफ थे कि धीरे धीरे वो सारा हॉल भर गया। वो अपने अपने कामों में बिजी हो गए। मेरा आज पहला दिन था। चपरासी मेरे पास आया और कहने लगा, किशन आप ही हैं? तो क्या सर ने आपको केबिन में बुलाया है? मैं केबिन के अंदर गया तो वहाँ पर मैनेजर था। उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया और कहा कि इस प्रोजेक्ट पर काम करो। मैंने वो प्रोजेक्ट उठाया और अपने केबिन में आकर बैठ गया। मैंने उस प्रोजेक्ट में अपना दिलो जान लगा दिया और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके मैनेजर को दे दिया। मैनेजर जब यह प्रोजेक्ट देखा तो मुझसे बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े ही इंटेलिजेंट हो, तुमने इतनी ईमानदारी और इतने अच्छे से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है कि तुम बहुत आगे जाओगे। शाबाश। सर ने मुझे शाबाशी दी। इसी तरह से काम करता रहा। लगभग 6 महीने गुजर चुके थे और इन 6 महीनों में मैनेजर मुझसे बहुत खुश था। एक दिन मैनेजर के केबिन के सामने से गुजर रहा था, तभी मैंने अपना नाम सुना। मैनेजर फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। कह रहा था कि सर किशन वाकई बहुत अच्छा लड़का है, उसे जितने भी प्रोजेक्ट मैंने दिए वह पूरी ईमानदारी से बहुत अच्छे से उसने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। वाकई आपने तो शीतल के लिए, मैं बस इतना ही सुन पाया, आगे वह क्या कहने वाले थे मैं नहीं सुन पाया। यह शीतल कौन थी और शीतल का मुझसे क्या लेना देना। खैर मैं अपने काम में बिजी हो गया। एक दिन आसपास के लड़के बातें कर रहे थे कि आज इस कंपनी का ओनर आने वाला है। मैं उस कंपनी के ओनर से कभी नहीं मिला था। जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने के लिए आया था उस कंपनी में तो वही खूबसूरत सी लड़की थी और उसके बगल में 50 साल का मर्द था। उन दोनों ने मेरा इंटरव्यू लिया था। उसके बाद से उन दोनों को मैंने कभी नहीं देखा। इस कंपनी में थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि मैनेजर उसी आदमी के पीछे पीछे होता है और उसे पीछे पीछे केबिन में जाता है। मैंने पास में ही एक लड़के से पूछा कि यह कौन है, तो उसने मुझे बताया कि अरे यार यही तो इस कंपनी का ओनर है। मैं हैरान रह गया था, कंपनी का ओनर होकर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। खैर आधे घंटे के बाद मुझे बुलाया गया। मैं डर गया था कि भला मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। मैंने अपनी हुलिया ठीक किया और उसके पास गया। जब मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गया, लेकिन उन्होंने आगे जो बात कही उससे मैं हैरान रह गया। उन्होंने पूछा, बेटे क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैंने कहा नहीं। सर मेरी शादी नहीं हुई है। तो क्या तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? मैंने कहा नहीं सर, अभी तक शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। माँ बाबा कह रहे थे कि पहले मैं कामयाब हो जाऊं, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, इसके बाद एक अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी कर देंगे। उन्होंने फिर से मुझसे सवाल किया कि शादी के बाद क्या तुम अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हो? मैंने कहा सर बिल्कुल, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मैं उनका इकलौता सहारा हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर उनसे अलग नहीं रह सकता। वह मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस उन्होंने जो पूछा मैंने जवाब दे दिया। फिर वह कुछ सोचने लगे। उन्होंने मुझे जाने को कह दिया। मैं वापस अपने काम में लग गया। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता गया। एक दिन फिर से मेरे बॉस ने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं उसके पास गया। वो मुझसे कहने लगे कि मेरे तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश की है तुम्हारा, कब मिलवा रहे हो तुम अपने माँ बाप से? सर ने जब ऐसा कहा तो मैं शर्मिंदा हो गया था। मैं तो बहुत गरीब लड़का था, मेरे माँ बाप भी साधारण आदमी थे, हमारा घर भी बहुत छोटा था और इतने बड़े कंपनी का मालिक मैं उन्हें अपने छोटे से घर में कैसे ले जा सकता था। मैंने सर से कहा कि सर मैं आपको अपने घर मेरी पूरी बात सुने बगैर ही उन्होंने कहा कि किशन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, तुम अपने जैसा ही मुझे समझो। तो मुझे अपने घर नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, तो अपने माँ बाप को मेरे घर लेकर आ जाओ, जब तक तुम मिलवा सकते हो ना अपने माँ बाप से। मैंने हाँ में सर हिला दिया। उन्हें जरा भी घमंड नहीं था, सादा और सिंपल आदमी थे। इतने बड़े कंपनी के मालिक होकर भी मुझसे ऐसे बात करते थे जैसे एक नॉर्मल इंसान बात करता है।
और मैं बिल्कुल भी घमंड नहीं था। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होकर भी उनमें पैसों का जरा भी गुरूर नहीं था। 1-2 दिन के बाद मैं अपने माँ बाबा को अपने मालिक के घर लेकर जाता हूँ। मालिक का बहुत बड़ा बंगला होता है। अंदर जाता हूँ तो मालिक सोफे पर बैठे होते हैं। मैं थोड़ा घबराया हुआ था। हम सब एक साथ बैठते हैं। हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे खाने के लिए चीज़ लाई जाती है। मालिक कहते हैं, खाओ किशन, और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम कह सकते हो। मैंने कहा, नहीं मालिक, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे माँ बाबा से कहा कि आप लोगों को मैंने इसलिए बुलाया है कि आगे उन्होंने जो बात कही मेरे होश उड़ गए। उन्होंने मेरे पापा से कहा कि आपका बेटा बहुत ही संस्कारी लड़का है, मुझे किशन बहुत अच्छा लगता है, आपने बहुत अच्छी परवरिश की है। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी है शीतल, मैं उसके लिए आपके बेटे का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। मैं हैरान हो गया। मेरी माता पिता भी एक दूसरे को देखने लगे कि इतने बड़े घर की बेटी हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है। मैं सोच में पड़ गया था। मैंने आज तक अपने मालिक की बेटी को नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद मालिक जो अपनी बेटी को बुलाते हैं तो यह वही लड़की होती है जो इंटरव्यू लेने के लिए पहले दिन होती है। मैं हैरान हो गया। मालिक कहने लगे, ये मेरी बेटी है शीतल, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए आपके बेटे के जैसा ही लड़का तलाश कर रहा था। आपका बेटा बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार और संस्कारी लड़का है। मैं आप लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी के लिए यह रिश्ता मंजूर कर ले। आप मुझे इनकार मत कीजिएगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपका बेटा मेरी बेटी से शादी कर ले, मेरे घर घर जमाई बनकर रहे। मालिक का इस तरह से हाथ जोड़कर कहना मेरी माँ बाबा को बहुत ही बुरा लग रहा था। इतने बड़े घर के मालिक होने के बावजूद वो हाथ जोड़कर रिश्ते को मांग रहे थे। मेरे माँ बाबा एक दूसरे को देखते हैं और हाँ कर देते हैं। मुझसे उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा। मालिक ने जल्दी से मिठाई लाई और हम सब का मुंह मीठा करवाया। मैं कुछ भी बोलने के लायक नहीं था क्योंकि मेरे माँ पिता ने हाँ बोल दिया था। मैं अपने माँ बाबा को लेकर सीधे घर चला आया। मैं घर आकर अपने माँ बाबा पर चिल्लाने लगा। मैं अपने माँ बाबा का इकलौता सहारा था, वो ऐसा कैसे कर सकते थे? मैं अपने माँ बाप को छोड़कर उनके बंगले पर घर जमाई बनकर कैसे रह सकता हूँ? लेकिन बाबा ने और मेरी माँ ने कहा, बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं और माँ बाप अपने बच्चों की खुशियाँ देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी बेटी से शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी में हर वह कुछ हासिल करो जो तुम करना चाहते हो। कामयाबी की ऊंचाइयों पर जाओ। और तुम्हें कहाँ कह रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओगे। तुम हमसे मिलने के लिए आते रहना। बस हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं और कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं। मैं शादी के लिए तैयार हो गया। हमारी शादी बड़ी धूमधाम से करवा दी गई। आज मेरी सुहागरात थी। मैं जब अपने कमरे में गया जहाँ पर शीतल दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, उस कमरे को बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया था। मैं अपनी दुल्हन के करीब गया और उसका घूंघट उठाया। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरे जज्बात उमड़ कर बाहर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उसको हाथ लगाया उसने मुझे धक्के मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। वह मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम सिर्फ और सिर्फ एक नौकर हो, तुम मेरे पति नहीं हो और ना कभी बन सकते हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के लिए स्वीकार किया है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पापा हार्ट अटैक के मरीज हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने सिर्फ उनकी खुशी के लिए तुमसे शादी की है, इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की उम्मीद मत रखना। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं खामोश होकर बाहर जाने ही वाला था कि उसने मुझे रोक लिया। कहने लगी कि हमारे बीच जो भी है तो मेरे पापा को नहीं पता चलना चाहिए। तुम इसी कमरे में सोओगे। मैं बेड पर सो रही हूँ, तुम सोफे पर सो जाओ। मैं खामोशी से सोफे पर जाकर सो गया। ये शीतल से कोई शिकायत नहीं थी। मैं था तो एक नौकरी। वह इतने बड़े घर की बेटी थी, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन थी और मैं एक गरीब लड़का था। खैर, अब मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं सुबह उठता, ऑफिस चला जाता और ऑफिस का काम करता और घर आता। घर आकर मेरी पत्नी मुझसे नौकरों की तरह व्यवहार करती। वो मुझे पानी लाने को कहती, खाना लाने को कहती। घर में इतने सारे नौकर होने के बावजूद वो अपने सारे मुझसे करवाती काम। मैं भी खामोशी से उसके सारे काम करता था। मेरी ज़िंदगी इसी तरह कटने लगी और देखते देखते 1 महीना गुजर गया। इसी बीच एक दिन मालिक की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और शायद उनका आखिरी टाइम था। वो मुझसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मुझे पता है कि मेरी बेटी ने तुम्हारे शायद आज तक अपने पास नहीं आने दिया। मेरी बेटी बहुत ही ज़िद्दी और गुस्से की तेज़ है। वो अमीरी में पली बड़ी है,
तो इतनी जल्दी वह तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसका गुरूर तवक्कुर तुम अपनी आसानी के साथ नहीं तोड़ सकते। बेटा, मैंने तुमसे कोई बदला नहीं लिया है, नहीं तुम्हें कोई सजा दी है। तुम यह सोच रहे होंगे कि मुझे कोसते होंगे कि मैंने अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी क्यों कराई है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। मेरी बेटी एक ऐसे लड़के को पसंद करती थी जिससे सिर्फ और सिर्फ दौलत की लालच थी। मेरी बेटी से उसे प्यार नहीं था। मैं उसकी शादी उससे कैसे कर सकता था? वो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देता, वो उसे नुकसान पहुंचाता और सारी जायदाद अपने नाम करके मेरी बेटी को जान से मार देता। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं अपनी बेटी को ऐसे कैसे उसे सौंप सकता था? मैं समझता हूँ कि तुम मेरी मजबूरी समझोगे। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है बेटा, बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए, तुम्हें खुद समझना होगा और अपनी पत्नी को अपने पास लाना होगा। इतना कहना था कि उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं और अपने ससुर की बात समझ चुका था कि वह मुझसे क्या कहना चाहते थे। वह मुझे समझाना चाहते थे कि मैं शीतल को सुधारूं और शीतल से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करूं। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता गया और 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने में शीतल बहुत ही मायूस रहती थी। मैं उसे खुश करने की कोशिश करता था। एक दिन मैंने उससे मजाक में कुछ कह दिया तो मेरी बातों से हंसने लगी और हंसते हंसते फिर से रोने लगी। मैंने उसे सीने से लगाना चाहा। मैं उसके पास गया और उसे तसल्ली देने लगा, लेकिन उसने तो मुझे धक्का मार दिया। यह देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। मैं गुस्से से लाल हो गया था। मेरे अंदर का मर्दानगी जाग उठा था। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर बैठूंगा, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, लेकिन शीतल सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह उसी गुरूर में थी। आज शीतल बालकनी में बैठी नॉवेल पढ़ रही थी। वो लाल रंग की नाइटी पहनी हुई थी। इस नाइटी में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आज उसे ऐसा देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। आज ऐसा लग रहा था कि मैं सारी हदें पार कर दूंगा। शीतल बालकनी से उठकर अपने कमरे में जाने लगी। जाते हुए उसने मुझे कहा कि मेरे लिए बोतल में पानी भरकर मेरे कमरे में लाकर रख देना। मैंने ऐसा ही किया। किचन में गया और बोतल में पानी भरा और उसके कमरे में ले जाकर रख दिया। अब मैं दूसरे कमरे में सोता था। उसके पापा का मृत्यु के बाद मैं अलग कमरे में ही सोने लगा था, लेकिन आज उसे इस कदर खूबसूरत देखकर मेरा मन कुछ करने को कहने लगा। मेरे अंदर से आवाज़ भी आ रही थी कि यह तुम्हारी पत्नी है, तुम जो चाहे इसके साथ कर सकते हो, तुम्हें पूरा हक है। और इसी हक से मैं शीतल के पास गया, लेकिन शीतल ने फिर से वही किया। उसने मुझे धुतकार दिया। आज फिर उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी थी। उसने मेरे मुंह पर गरीबों का थप्पड़ मारा। हुआ कहने लगी कि तुम एक नौकर हो और अपनी हदें मत भूलो। तुम मेरे बाप के दामाद थे, तुम मेरे पति नहीं हो और माँ बाप मेरा मर चुका है पिता। तो बेहतर होगा कि तुम अब यह नाटक बंद करो और अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते, तुम सिर्फ और सिर्फ एक नौकर हो। उसने मुझे धक्के मारकर ज़मीन पर गिरा दिया, लेकिन आज शायद मैं अपने होश में खो बैठा था। आज मैं अपने होश में नहीं था। मैं ज़मीन से उठा और उसे बेड पर पटक दिया और उसके दोनों हाथों को और पैरों को बांध दिया और मैं उसके साथ वह सब कर गुजरने लगा। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। वह कहने लगी, छोड़ दो मुझे, तुम बस एक नौकर हो, तुम मेरे पति नहीं हो, छोड़ दो मुझे। वह कहती रह गई, लेकिन मैं नहीं माना और मैं उसके साथ आज सारी हदें पार कर चुका था। जब मैं उसके साथ सब कर गुजरा तो फिर मैंने उसका हाथ और बंधा हुआ पैर खोल दिया। उसने मुझे थप्पड़ मारा और मुझ पर गुस्सा करने लगी। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया। उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उसे चुप करना चाहता था, मैं उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मुझे क्या हो गया था, मैं अपने होश में ही नहीं था। मुझे खुद में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं शीतल के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं शीतल से प्यार करने लगा था। मैं शीतल से बेहद प्यार करने लगा था। शायद मेरा प्यार था या कुछ और, मुझे पता नहीं चला। वह चीखने लगी, चिल्लाने लगी। वो कहने लगी कि पापा नहीं रहे तो तुमने भी मेरा फ़ायदा उठाया है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। उसका ऐसा कहना मुझे बहुत परेशान कर गया। मैं उससे माफ़ी मांगने लगा। मैंने उससे कहा कि शीतल मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसने मुझे बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने बहुत माफ़ी मांगा। मैंने शीतल से सॉरी कहा। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो शीतल, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तुम जैसा कहोगी, जो कहोगी, मैं वैसा ही करूँगा। तुम चाहती हो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा नौकर बनकर रहूँ तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा नौकर बनकर रहूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज मुझे क्या हो गया था मुझे खुद नहीं पता चला
और मैं क्या कह रहा था मुझे वो भी नहीं पता था। मैंने जब यह कहा शीतल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो शीतल ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुला तो मैं हैरान रह गया। शीतल दरवाज़ा खोलकर अपने बेड पर बैठ गई। उसने मुझसे कोई बात नहीं की कि मैं उसके पास गया और मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे माफ़ी मांगी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसकी खामोशी मुझे और भी परेशान कर रहा था। वो मुझसे बात नहीं कर रही थी तो मैं उठकर उसके अपने कमरे में चला गया। मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बेचैन हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पाप कर दिया हो। किसी तरह से मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं सीधे शीतल के कमरे में गया। शीतल सो रही थी। मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया और उसके पास लेकर गया। मैंने शीतल को उठाया और उसे नाश्ता करने के लिए कहा। वह चुपचाप फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए बैठ गई। उसने मुझसे बात नहीं किया। मैंने शीतल को नाश्ता करवाया और ऑफिस के लिए निकल गया। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। शीतल ने मुझसे पूरे 1 महीने तक बात नहीं किया। एक दिन शीतल को अचानक से चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गई। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसे उठाकर बेड पर लेटा देता हूँ और डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर घर आता है। वह शीतल का चेकअप करता है। मैं बेहद घबराए हुए था। मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। मैं खुशी से झूम उठता हूँ। शीतल को जब होश आया तो डॉक्टर से पूछने लगी कि मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर उसे बता देता है कि वो प्रेग्नेंट है। वह सुनकर शीतल मुझसे और भी नाराज़ हो जाती है। मैं उसे मनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वह खामोश रहती है। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। शीतल का मैं पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। घर में तो वैसे बहुत सारे नौकर थे लेकिन शीतल का ख्याल मैं खुद रखता था। उसे जो भी चाहिए होता था मैं उसके सामने हाजिर कर देता था। शीतल ने मुझसे कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की लेकिन उसकी आंखों में मुझे उससे कुछ बदलाव नज़र आता था, लेकिन वह मुझसे कभी कुछ नहीं कहती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 9 महीने बीत गए। इन 9 महीनों में मैंने शीतल को कभी भी हाथ नहीं लगाया था। एक दिन अचानक से शीतल की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मैं उसे गाड़ी में बैठाता हूँ और हॉस्पिटल लेकर चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद नर्स आकर कहती है कि मुबारक हो, आपको लड़का हुआ है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे माँ बाबा भी हॉस्पिटल आए आते हैं, वह लोग भी बहुत खुश होते हैं। मैं शीतल के पास जाता हूँ तो देखता हूँ कि शीतल की आंखों में आंसू होते हैं। उसकी आंखें लाल होती हैं। मैंने उससे पूछा, शीतल तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, देखो कितना प्यारा बच्चा है हमारा। वो मेरे सीने से लग जाती है और मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझसे माफ़ी मांगने लगती है, किशन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ आज तक में बहुत गलत हरकत की है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, शीतल मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हरकत किया है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। शीतल कहती, नहीं किशन, वो तुम्हारा हक था, तुम मेरे पति हो, तुम्हें मुझ पर पूरा हक था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपने पास ही नहीं आने दिया। हाँ, तुम्हारा तरीका गलत था, लेकिन तुम्हें मुझ पर पूरा हक था। छोड़ो ये सारी बातें, आज से हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे तुम्हारे माँ बाप के साथ। तुम्हारे माँ बाप भी तो मेरे माँ बाप हैं न। शीतल के मुंह से यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, मैंने शीतल के साथ जो किया उसने मुझे माफ़ कर दिया। अगर आप शीतल की जगह होते तो क्या मुझे माफ़ करते? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट लिखें, क्या मैं सही था? अगर मैं सही था तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। जय श्री राम।